सागर वाले जंगल का राजा मिठू राजा था, जो बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद राजा था। गौरी कवि और रानो चिड़िया मिठू राजा के महल में काम करती थी। गौरी कवि से अगर कोई भी काम गलत हो जाता तो वो नाम रानो चिड़िया का लगा देती। एक दिन गौरी कवि रसोई में काम कर रही थी कि बर्तन धोते हुए उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। रानी हरियाली तोती रसोई में आती है। ये क्या तोड़ दिया है अब तुमने गौरी? रानी जी, मैंने तो नहीं तोड़ा, ये तो रानो चिड़िया ने तोड़ा है। वो सब्जी काट रही थी कि उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर गई। रानो गौरी का मुंह देखती रह जाती है। गौरी तुम झूठ। रानो कोई बात नहीं, तुम रहने दो, अब मैं उठा देती हूँ। गौरी कवि रानी हरियाली और मिठू राजा के सामने बहुत अच्छी बनती थी। रानो चिड़िया बेचारी गौरी का मुंह देखती रह जाती थी। रानू चिड़िया अपना सारा काम मुकम्मल करती है और अपने घर की तरफ चली जाती है, और गौरी कवि भी अपने घर चली जाती है। गौरी कवि अपने घर जाकर खूब हंसती है। गौरी, तुम्हें खैर तो है? जब से आई हो हंसी ही जा रही हो। कालू, आज बहुत मजा आया। मैं मिठू राजा की रसोई में बर्तन धो रही थी कि मुझसे एक प्लेट टूट गई। मैंने नाम रानो चिड़िया का लगा दिया। मैं बच गई और रानो फंस गई। रानो का मुंह देखने वाला था उस समय। गौरी, तुम भी बहुत तेज हो। सारे उल्टे काम खुद करती हो और नाम उस बेचारी रानो चिड़िया का लगा देती हो। बेचारी? तुम्हें आज बहुत बेचारी लग रही है। क्या तुम्हें कुछ खाने को तो नहीं दे गई? तुम हमेशा मुझ पर शक ही करती रहा करो। सारा दिन वो तुम्हारे साथ रहती है, मुझे खाने को क्या देगी? जाओ जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, जा रही हूँ। गौरी कवि रसोई में जाती है, अपने और कालू के लिए खाना बनाती है। उधर रानो चिड़िया अपने घर में बैठी सारी बातें अपने पति मानो को बता रही थी। रानो, तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह जाकर कबूतर वजीर से बात करूंगा। वो इस बात का ज़रूर कोई हल निकालेगा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों खाना खाते हैं और अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी कवि जल्दी से उठकर अपने और कालू के लिए खाना बनाती है। कालू जी, आ जाएं, मैंने खाना बना लिया है, आकर खाना खा लें। कालू कौवा उठता है और रसोई में जाकर खाना खाने लगता है। कालू जी, आप ही कोई काम ढूंढ ले, मैं अकेली काम करके थक जाती हूँ। जब आप काम करने लगे तो मेरी भी जान छूट जाएगी कामों से। गौरी, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम रानो चिड़िया को नौकरी से निकलवा देंगे और रानो चिड़िया की जगह मैं काम पर लग जाऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर मिठू राजा के महल पर राज करेंगे, राज। क्या कालू जी, जल्दी बताएं। कालू कौवा गौरी कवि के कान में कुछ कहता है। वाह कालू जी वाह, आपने भी क्या दिमाग पाया है। आज तो मैं उस रानो चिड़िया की छुट्टी करवा कर ही रहूंगी। अच्छा कालू जी, मैं चलती हूँ, काम से देर हो रही है। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और मिठू राजा के महल की तरफ उड़ जाती है। रानो, जाओ तुम काम पर, मैं भी चलता हूँ। मैंने पहले कबूतर के पास जाना है, फिर काम पर जाऊंगा। ठीक है मानो जी, चले चलते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। रानो चिड़िया मिठू राजा के महल की तरफ जाती है और मानो चिड़ा कबूतर वजीर के पास जाता है। कबूतर यार, मैं तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरा ये काम ज़रूर करोगे। हाँ मानो यार, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मानो चिड़ा कबूतर वजीर को सारी बात बताता है। मानो, तुम फिक्र ही मत करो, मैं उस गौरी की बच्ची को देखता हूँ। मुझे और पक्षियों ने भी उसकी शिकायत की है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता जिससे मैं उसे मिठू राजा के सामने बेनकाब कर सकूं। कबूतर, एक तरीका है जिससे तुम गौरी को आसानी से पकड़ सकते हो। वो क्या मानो? अगर तुम पूरे महल में सीसीटीवी कैमरा लगवा दो तो तुम आसानी से रानो को सच्चा और गौरी को झूठा साबित कर सकते हो। कबूतर मानो की यह बात सुनकर
खुश होता है। फिर कबूतर वजीर पूरे महल में सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है, जिससे गौरी कवि बिल्कुल बेखबर थी। गौरी कवि रानी हरियाली तोती के कमरे की सफाई कर रही थी। उसका बेटा झूले में सोया हुआ था। गौरी रानी हरियाली के बेटे को झूले से निकालकर जमीन पर फेंक देती है। मिठू जी, वो रानू चिड़िया ने छोटे मिठू राजा को झूले से नीचे गिरा दिया। वो रो रहा है, उसके पंख पर बहुत ज्यादा चोट लगी है। मिठू राजा जल्दी से अपने कमरे में जाता है। रानी हरियाली भी कमरे में आ गई थी। रानू चिड़िया ने छोटे मिठू को अपने पंखों में पकड़ा हुआ था। मेरा बेटा रानो, तुम्हें मैं आज छोड़ूंगी नहीं। पहले तो तुम महल के नुकसान करती थी, आज तो तुमने मेरे बेटे को ही नीचे गिरा दिया। नहीं रानी जी, मैंने छोटे मिठू को नीचे नहीं फेंका, मैं तो आवाज सुनकर यहाँ आई थी। इतने में कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मिठू राजा जी, अभी सबको पता चल जाएगा कि छोटे राजा जी को झूले से किसने गिराया। आप सब मेरे साथ आए। अब ये गंदी आंखों वाला क्या दिखाने लगा है सबको? ये तो शुरू से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सब कबूतर वजीर के साथ दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कबूतर वजीर कंप्यूटर ऑन करता है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि छोटे राजा को गौरी कवि ने नीचे फेंका था। गौरी ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। बताओ गौरी, अब बताओ किसने फेंका था छोटे राजा को? आज से पहले भी जितने नुकसान हुए हैं सब गौरी ने ही किए थे और नाम रानू चिड़िया का लगा देती थी। गौरी, तुम ये सब करती रही और सजा हमेशा रानू को मिली। आज तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी। सैनिकों, पकड़ लो इस गौरी को और बंद कर दो इसे जेल में। उल्लू सैनिक गौरी को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। ऐसे गौरी कवि को अपने बुरे कामों की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। बैरी के बड़े पेड़ पर गौरी कवि और कालू कव्वे का घोंसला था। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था जग्गू कौवा। गौरी कवि ने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था। गौरी कवि को उस अंडे पर बैठना मुश्किल लगता था। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर अंडे को छोड़कर चली जाती थी। एक दिन गौरी कवि के पास लूसी कबूतरी आती है। लूसी, मेरी बहन बहुत बीमार है, क्या तुम मेरे अंडे का कुछ देर तक ध्यान रखोगी? मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। गौरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, मैं लेट हो जाऊंगी। बस 10 मिनट की बात है, मैं यूं गई और यूं आई। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि सीधी झरने पर जाती है। वहाँ उसकी सहेली पिंकी बैठी हुई थी। गौरी, आ जाने में इतनी देर लगा दी। आज कोई पक्षी नहीं मिल रहा था जिसको अंडे के पास बिठा कर आती। अच्छा गौरी, चलो आज इंसानों की बस्ती की तरफ मीठा फल खाने जाती हैं। दोनों सहेलियां इंसानों की बस्ती की तरफ मीठा फल खाने चली जाती हैं। कितना टाइम हो गया? गौरी कह कर गई थी 10 मिनट में आ जाऊंगी, लेकिन 1 घंटा हो गया है, अब तक वापस नहीं आई। मैं उसके अंडे को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती, अब क्या करूं? ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को गौरी कवि वापस आ जाती है। माफ करना लूसी, मैं थोड़ी लेट हो गई। बस मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब थी, वो मुझे आने नहीं दे रही थी। थोड़ी देर शाम हो गई है, अब कोई वक्त है कि मैं दाना ले आऊं। तुम ऐसा करो, तुम मेरे पेड़ से बैरी का फल ले जाओ। तुमने मेरी मदद की और मैं बदले में तुम्हारी मदद कर दूंगी। चलो ठीक है, ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पति को बैरी का फल पसंद नहीं। लूसी कबूतरी बैरी का फल लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में वापस आ जाता है। जग्गू भी फुटबॉल पकड़े घर आ जाता है। जग्गू, तुमने ये फुटबॉल कहाँ से लिया है? मम्मा, मैंने ये कुकू से लिया है। हमने शर्त लगाई थी कि जो रेस में जीतेगा फुटबॉल उसी का होगा। मेरा बेटा तो है ही शेर, मेरा बेटा हर खेल में जीत जाता है। जग्गू अपने मन में सोचता है, मम्मा तो मेरी तारीफें कर रही हैं, इन्हें क्या पता मैं तो कुकू का फुटबॉल चोरी करके लाया हूँ। मम्मा,
मेरा फुटबॉल जग्गू छीन कर ले गया है। मुझे मेरा फुटबॉल चाहिए। बेटा अब तो रात हो गई है, वो सब सो गए होंगे, मैं सुबह जाकर ला दूंगी। नहीं, मुझे अभी चाहिए। मुझे अपना फुटबॉल अभी चाहिए। रानो चिड़िया अपने बेटे को जैसे तैसे करके मनाती है और सुला देती है। सुबह हो जाती है। हरियाली तोती मिठू से कहती है, मिठू जी, मेरा आज बेरी का फल खाने को दिल कर रहा है। आज मुझे बेरी का फल तो ला दे गोरी कवि से। अच्छा, मैं जाता हूँ, लेकिन जब भी उससे फल लेने जाओ वो अपने काम करवाना शुरू कर देती है। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? जा तो रहा हूँ, मुझे टोकरी पकड़ाओ। तोता रानो चिड़िया से टोकरी लेकर अपने घर से निकलता है और गोरी के पेड़ की तरफ जाता है। जग्गू बेटा, आराम से इस पेड़ के पास ही खेल लेना। मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी और अपने अंडे भाई का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, आप जाएं, मैं ध्यान रख लूँगा। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद तोता वहाँ आ जाता है। जग्गू, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मैंने कुछ फल लेने थे। मम्मा नदी से पानी पीने गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं उतनी देर में जो फल नीचे पड़े हैं वो इकट्ठे कर लेता हूँ। तोता नीचे पड़े फल इकट्ठे करने लगता है और जग्गू अपने फुटबॉल से खेलने लग जाता है। जग्गू फुटबॉल को ज़ोर से किक लगाता है और वो जाकर घोंसले में गिरता है। गोरी का अंडा टूट जाता है। उतने में गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे जग्गू ने फुटबॉल मारकर तुम्हारा अंडा तोड़ दिया है। नहीं नहीं मम्मा, तोता अंकल फल तोड़ रहा था कि इसने पत्थर जोर से मारा और वो घोंसले में आ गिरा। झूठ झूठ जग्गू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? इतने में कालू कौवा भी आ जाता है। हमारा अंडा किसने तोड़ा है? गोरी कवि कालू कौवे को सारी बात बताती है। मोटी चोंच वाले, मैं बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। कालू कौवा गुस्से में अपना कुल्हाड़ा उठाता है और तोते के घर की तरफ जाता है। रानो चिड़िया दूर पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। वो उड़कर गोरी कवि के पास आ जाती है। जग्गू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद देखा, फुटबॉल तुमने मारा अपने घोंसले को। अपनी मम्मा को सच सच बता दो। झूठ बोलने वाले को ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता। तुम्हारे एक झूठ की वजह से तोते का कितना नुकसान हो जाएगा। जग्गू अपना सर झुका लेता है। गोरी कवि समझ जाती है। जग्गू, तुमने तुमने अंडा क्यों तोड़ा? मम्मा, मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा घोंसले के पास नहीं खेलूंगा। आप जल्दी से जाकर पापा को तोते अंकल का घर तोड़ने से रोक दें। गोरी कवि जल्दी से वहाँ से उड़ती है और अपने पति कालू कौवे को तोते का घर तोड़ने से रोक देती है और कालू को सारी बात बताती है। तोते, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने बेटे की वजह से आप सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आ जाओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें टोकरी भरकर बेरी का फल दूंगा। तोता कालू कौवे के साथ जाता है और टोकरी भर के बेरी के फल लेकर अपने घर की तरफ वापस लौटता है और वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में बैठकर आराम से बेरी के फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।